नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा संगीत मिलन कार्यक्रम हर संडे को 8 बजे से होता है। आज हम 5-7 मिनट देर हो गए हैं, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। आज का जो हमारा कार्यक्रम है, उसका विषय है भारतीय संगीत में विभिन्न गायन शैली। इसको इस पे परिचर्चा के लिए हमारे साथ पंडित श्री अनुराग मिश्रा जी हैं और हमारे सहयोगी बुलबुल जी, रिम्पा जी सभी जुड़ेंगे अभी। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें, कार्यक्रम को अंत तक देखें, बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें होने वाली हैं इसमें। अब मैं अपने सहयोगी बुलबुल जी को आमंत्रित करता हूं, वो आप लोगों को आके इसके बारे में विशेष बातें बताएंगी। बुलबुल जी, स्वागत है आपका धन्यवाद। संगीत मिलन कार्यक्रम में। तो बुलबुल जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, ये आप लोगों को विशेष बताएंगी कार्यक्रम के बारे में, सारी बातें बुलबुल जी रखेंगी। आप लोग बने रहें हमारे साथ। नमस्कार, बुलबुल जी। मैं बुलबुल फोक फाउंडेशन पेज से संगीत मिलन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज के संगीत मिलन कार्यक्रम में जो हमारा विषय है वो गायन से संबंधित है। संगीत के तीनों कलाओं में गायन का अपना एक विशेष स्थान है। गायन एक ऐसी क्रिया है जिसमें स्वर की सहायता से संगीत में ध्वनि उत्पन्न की जाती है और सामान्य बोलचाल की गुणवत्ता को राग और ताल दोनों के प्रयोग से बढ़ाती है। इसी विषय पे परिचर्चा हेतु आज हम सभी के बीच आदरणीय पंडित श्री अनुराग मिश्रा जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। आप एक प्रख्यात शास्त्रीय संगीत के साधक हैं। आपने अपनी प्रारंभिक गायन शिक्षा आपके पिता एवं गुरु स्वर्गीय पंडित श्यामलाल मिश्रा जी से प्राप्त की है। अभी वर्तमान में आप सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित रितेश मिश्रा जी के शिष्य हैं। आप मुजफ्फरपुर बिहार से हैं। वर्तमान में आप दिल्ली में रहते हैं। आप ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के सुप्रसिद्ध कलाकार भी रहे हैं। आपने कई जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम में भी सफल प्रस्तुति दी है। आपने विभिन्न मंचों पर भी अपनी कला का प्रदर्शन किया है, जैसे स्वर ताल सांसद बिहार, बाबा राम लखन दास संगीत सम्मेलन सोनपुर बिहार, संगीत समारोह जिसका आयोजन स्वामी हरिदास संगीत विद्यापीठ मोतिहारी बिहार के द्वारा हुआ था, बिहार सांस्कृतिक महोत्सव 1999 एवं विश्व संगीत दिवस जिसका आयोजन कल्चरल डिपार्टमेंट ऑफ बिहार के द्वारा हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने इंटरनेशनल कुल्लू दशहरा फोक डांस फेस्टिवल कुल्लू मनाली जिसमें आपने अपनी सहभागिता दी थी। इसके अलावा HRD मिनिस्ट्री भारत सरकार के द्वारा आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी आपने अपनी सफल प्रस्तुति दी है। आप एक उत्कृष्ट कला का प्रदर्शन किया है और अपनी मातृभूमि बिहार और अपने देश भारत का नाम गौरवान्वित किया है। आपको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षा सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। ये छोटा सा परिचय मैंने अपने आज के अतिथि श्री पंडित अनुराग मिश्रा जी को दिया है। अब आगे की बातचीत के लिए हम उनसे मुखातिब होते हैं और आज शाम की शुरुआत अपने अतिथि के गायन के साथ करते हैं। तो अब हमारे बीच हमारे अतिथि पंडित अनुराग कुमार मिश्रा जी। नमस्कार। प्रणाम प्रणाम। आज के इस शुभ संध्या में जो फोक फाउंडेशन संस्था के अंतर्गत संगीत के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जा रही है, उसमें आज मुझे अवसर मिला है कि संगीत के किसी कड़ी पर चर्चा की जाए, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और मैं सबसे पहले अपने गायन की प्रस्तुति देकर आप सभी का अभिवादन करता हूँ। तो इसी कड़ी में मैं
राग भूपाली में एक बंदिश आपको सुनाना चाहूंगा। तबले तानपुरे की आवाज आ रही है ठीक से? लखी छवि सांवरिया के, लखी छवि सांवरिया के, लखी छवि सांवरिया के, मोरी मते भैबा बरिया दिया, मोरी मते भैबा बरिया दिया, लखी छवि सांवरिया सांवरिया के, सांवरिया के, लखी छवि सांवरिया सांवरिया, मोरी मते भैबा बरिया दिया, मोरी मते मोरी मते मोरी मते भैबा बरिया मोरी मते भैबा बरिया दिया, लखी छवि सांवरिया मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, कुंडल झलकत कानन में, मोरी मते भैबा बरिया दिया, लखी छवि सांवरिया के, लखी छवि सांवरिया सरे रे 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 ग सा ध सा रे ग सा रे ध सा ध रे सा ग ग प ग रे रे ग रे सा, लखी छवि सांवरिया लखी छवि सांवरिया। इसमें छोटे छोटे आलाप, छोटे छोटे तान, गरे रे दसा, लखी छवि सांवरिया
रे ग सा रे ध सा लखी छबे सा रे प ग रे ग सा रे ध सा रे ग लखी छबे सा रे ग रे ग सा रे ध सा रे ग लखी छबे सा रे सावरिया लखे छबे सावरिया बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आ गया। बहुत ही अच्छा आज किया। की बहुत शाम की शुरुआत ही इतनी मधुर हुई, आगे का कार्यक्रम और भी अच्छा हो। जी बिल्कुल। तो बहुत ही शुरुआत इतनी अच्छी हुई है कि अभी हम लोग खुश हो चुके हैं। संगीत की यही तो खासियत है, या कहें कि संगीत ऐसे संसार का नाम है जिसमें आकर हम बाकी सभी चीजों को भूल जाते हैं। जी बिल्कुल। करने वाले, सुनने वाले, जो कुछ भी इस माध्यम से बाहर आता है, स्वर के माध्यम से, शब्द के माध्यम से, हमारे पिताजी कहते थे कि संगीत सबके लिए होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि श्रोता हमेशा गायक के स्वर को सुनने जाता है। कई श्रोता ऐसे होते हैं कि बंदिश सुनने जाते हैं कि फलाने गायक की बंदिश बहुत अच्छी होती है, उनके बंदिश गाने का जो तरीका है, बंदिश जो कहनगत उनका है, वो बहुत मधुरता से गाते हैं वो। कुछ जो साहित्य से जुड़े हमारे श्रोता हैं, वो साहित्य की रचना पे ध्यान देते हैं। तो सभी के लिए कुछ है जिनको तान आलाप से कोई मतलब नहीं है, वो कहते हैं ये सारे गम क्या है, तो उनको बंदिश की माधुर्यता जो है, अब जो आम जनता है जिनको मतलब ही नहीं है क्या तान खूब लंबा लंबा बड़े बड़े तान करके उनको सुनाए, उनके कोई पल्ले नहीं पड़ने वाली है। बिल्कुल। अगर मेरे सामने कोई इसरो के साइंटिस्ट खड़े हो जाएं और अपना वक्तव्य बताएं तो मेरे समझ में कुछ नहीं आएगी, मगर जो उस विषय से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छी बातें वो बता रहे होंगे। तो संगीत एक ऐसा विषय है जो इंसान तो इंसान है, जीव जंतु पेड़ पौधे सबको समझ में आता है। आज कई सारी रिसर्च हो चुकी है, कई लोग कर रहे हैं जो पेड़ पौधे पे कई जटिल बीमारियों पे इस पे शोध हो रहा है कि लोग इसको सुनकर ठीक हो रहे हैं, पेड़ पौधे और अच्छे से हो रहे हैं। जी एकदम सही बात है। रोज जी एक न्यूज आता है कि हाँ आज म्यूजिक थेरेपी से ये हुआ, ये सही, वायलिन से ये सही नहीं हुआ। जी बिल्कुल एकदम बिल्कुल। तो आज की परिचर्चा हम आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है आपसे कि आपकी रुचि कैसे आई संगीत में और आपका ध्यान कैसे इधर आया, संगीत की तरफ आया? अच्छा, जहाँ तक मेरे रुझान की बात है तो रुझान उनको होता है जो कभी कदार संगीत कहीं सुन लेते हैं, उनको अच्छा लगता है। और हम जिस परिवार से जुड़े हुए हैं या जिस परिवार से बिलोंग करते हैं, वहाँ आँख खुलने और आँख बंद होने तक संगीत ही संगीत चलता है। क्योंकि हमारा संबंध एक सांगीतिक परिवार से है और हम लोग कथक घराने से हैं। इस
परिवार की विशेषता है कि इनका मुख्य जो पेशा है, इनका मुख्य कार्य जो है वो संगीत की सेवा करना ही है। मुझे नहीं पता, या मुझे याद भी नहीं है कि कितनी पीढ़ी से संगीत की सेवा मेरे परिवार में हो रही है। अरे वाह, ये तो या यूं कहें कि जो हमारे भारत में मिश्रा फैमिली के नाम से जो एक बिरादरी है या एक जो परिवार की व्यवस्था है, वो संगीत की सेवा के लिए तत्पर है। तो उन्हीं परिवार में से मैं एक परिवार का बच्चा ही कहूँ, बच्चा हूँ, और आज तक संगीत की सेवा में लगा हूँ। एक बात और कहना चाहूँगा कि इस परिवार में, या किसी भी व्यावसायिक परिवार हो, या वो किसान हो, वो कुम्हार हो, वो लोहार हो, अगर उस परिवार में कोई जन्म लेता है तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ी दायित्व का बोझ रहता है कि वो पीढ़ी क्या इस परिपाटी को आगे ले जाएगी। मिल जाएगी। आज के परिवेश में बहुत मुश्किल है कि जिस परिवार से हम जुड़े हैं उसके सभ्यता को, उसके संस्कृति को हम आगे तक ले जाएं उस रूप में, जिस रूप में उस परिवार में है। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि एक तो जन्म हुआ मानव रूप में, और मानव रूप में आके संगीत से जुड़ गया। ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ जो संगीत की सेवा में संलग्न रहा है हमेशा। मेरे पिताजी एक प्रख्यात गायक रहे हैं बिहार के, और मेरे दादाजी पंडित वासुदेव प्रसाद मिश्रा जी वो बहुत बड़े तबला वादक थे। मेरी जो संगीत शिक्षा हुई है वो शुरुआत तबले से हुई है। अच्छा। हाँ, मैंने लगभग 1995-96 तक मैंने तबला बजाया है अपने जन्म से लेकर। गायन का तो एक माहौल था घर में, पिताजी गायक थे, मगर उनका एक शौक था कि मेरे पिताजी तबला वादक थे तो मैं अपने बच्चों को तबले में भी डालूं। गायन तो उनके आशीर्वाद स्वरूप मिला ही था, मगर हम दोनों भाइयों को उन्होंने तबले की शिक्षा भी दी। यहाँ तक कि हमारे जो कजन ब्रदर हैं शिवशंकर मिश्रा जी, वो एक बहुत सफल तबला वादक हैं। पिछली बार उनका परिचर्चा में विषय भी रहा है। तो हम लोगों ने, गुरुजी वो अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो देख रहे हैं। अरे तो वाह वाह, हाँ, अभी जुड़े चलिए हुए उनको हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस कार्यक्रम को देखना शुरू किया। तो हम लोगों ने तबला भी बहुत मन से सीखा है, और हमारे गुरुजी पंडित गणेश महाराज जी, उनकी बहुत बड़ी कृपा रही है। मगर एक दुख रहा है हम लोगों की, जिस समय वो हमें सिखाने आते थे हम लोग चुपके से भागने की कोशिश करते थे, क्योंकि बहुत छोटे होते थे उस टाइम। मगर क्या व्यवस्था थी उस समय, कितना स्नेह होता था अपने शिष्यों के प्रति गुरु को, कि जब वो आते थे और बुलाते थे तो एक प्रलोभन देते थे हम लोगों को कि बेटा अगर आज बजा दिए अच्छा से तो 10 पैसे का इनाम है। और हम लोगों का ध्यान 10 पैसे पर रहता था कि उस 10 पैसे से गोली या पतंग, लट्टू, जितने भी खेल थे हम लोगों के, वो पूरे हो जाते थे। उस समय 10 पैसे का एक पतंग या 10 पैसे की 10 गोली या जो कुछ है वो 10 पैसे में आ जाता था। और गुरुजी रोज शाम को अपने घर जाते समय घर से होके जाते थे, क्योंकि उनकी मित्रता मेरे पिताजी से बहुत प्रगाढ़ थी। तो उन लोग की बैठकी और आना जाना बातचीत, चूंकि उस समय एक जो आज के समय का जो सबसे क्या उसको नाम दे, समय नाशक बोला जाए उसको, समय का नाश करने वाला, मोबाइल या व्हाट्सएप, फेसबुक, इससे लोग का कोई नाता नहीं था। तो बस अपना काम और उसमें आनंद।
आज मुझे पता है कि संगीत में कितना समय मुझे देना है, मगर मैं नहीं दे पाता हूँ। कारण वही है, कभी किसी से बात हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो उस टाइम क्या था कि लोग अपने काम से जब फ्री हो जाते थे तो आपस में मिल लेते थे। हम लोग संगीत परिवार से थे, तो शाम को बैठक हो गई, तो कभी कोई संगीत प्रेमी आ रहे हैं, कभी कोई शिष्य आ रहे हैं, कोई कभी उनके मित्र आ रहे हैं, तो शाम को बैठ के कभी ठुमरी गाया जा रहा है, कभी ख्याल गाई जा रही है, कभी बच्चे गा रहे हैं, कभी कोई गा रहा है। तो गुरुजी शाम को होते हुए जाते थे घर से। तो बस यही था कि आज अच्छा सुना दिए तो आज इनाम के स्वरूप में 10 पैसा ही मिलता था। उस समय 10 पैसे का बहुत मोल था। संगीत के लिए तो हाँ, संगीत के लिए ऐसा ही माहौल बिल्कुल। होना चाहिए, तभी शायद संगीत जी में बिल्कुल। लोग रहेंगे तो जिनकी मुझे रुचि नहीं है लगता है कि कोई संगीत में। शिष्य पैसा लेके सीखा होगा। बिल्कुल। पैसा दे के सेवा करके तो बहुत लोग सीखे हैं, मगर हम लोग कुछ भाई, मैंने भाई में नहीं, सब लोग जो अच्छा बजा दिया उसको 10 पैसे का इनाम है। और इसमें क्या होता था, हम लोग में प्रतिस्पर्धा होती थी कि आज का 10 पैसा कौन लेगा। कभी कभी सबको मिल जाती थी। और हम लोग धन्य हैं कि ऐसे गुरु के सानिध्य में रहे हैं। उनका प्रेम और उनका जो उनकी शिक्षा जो हमें मिली है वो आज तक हम लोगों के पास है। इस तरह से मिली है कि हम लोग उसको चाह कर भी बिना तबला बजाए, बिना गाए नहीं रह सकते। किसी न किसी बहाने से वो हम जुड़े रहते हैं उससे। और अब चूंकि हमारे व्यवसाय में है, व्यवसाय क्या हमारे जीवन में है, बिना संगीत के हमारा जीवन शायद नहीं होगा। हम चाहें कि 2 दिन बिना गाए रह लें तो हम नहीं रह सकते। बिल्कुल नहीं तो होगा। हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। जैसे सांस लेना, पानी पीना, ये जरूरी है, वैसे संगीत के बिना हम लोग नहीं रह सकते। तो ये हमारे जीवन की शुरुआत संगीत की ऐसे ही हुई थी। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने अपने बारे में बताया सारे दर्शकों को। जी जी, जैसा कि आज का हमारा विषय है कि संगीत में विभिन्न गायन शैली, जी। तो आप जरा दर्शकों को बताएं कि गायन शैलियां जो है इतनी सारी विभिन्न हैं, उनके बारे में थोड़ा सा। जी गायन शैली के बारे में, शैली का मतलब है किसी चीज को अलग अलग तरीके से बताना। अब ये गायन में ही संभव है कि हम अलग अलग पदों के द्वारा अपने गायन की अलग अलग विधाओं को दिखाते हैं। जैसे गजल है, भजन है, ठुमरी है, भारतीय शास्त्रीय संगीत है। शब्द के हिसाब से उर्दू लफ्ज में जो होगा हम उसको मान लेते हैं कि गजल है, मगर जो हमारे वाद्य हैं, सितार हैं, बांसुरी है, और जिनमें शब्द नहीं है, एक कंठ संगीत है जिसमें शब्द है, बाकी सारे संगीत के जो वाद्य रूप में है उनमें शब्द नहीं है। तो उनमें हम कैसे गायन वादन शैली में हम कैसे अलग अलग शैली को बताएं कि हाँ ये इस तरह की वादन शैली है। तो ये इसका जुड़ाव उस घराने से हो जाता है जिस घराने से ये शैली निकलती है। जैसे मैं अभी बनारस घराने से बिलोंग कर रहा हूँ, तो वहाँ का जो माधुर्य है, बंदिश गाने का जो तरीका है, ख्याल गाने का जो तरीका है, वो अपने आप में अद्भुत है। सरस, जैसे चीनी घुल जाए दूध में, एकदम उस तरह की गायकी है। और वो उस घराने की विशेषता है। उस घराने में ध्रुपद धमार भी गाई जाती है, टप्पा भी गाई जाती है। हमारे पूज्य बड़े गुरुजी पंडित राजन साजन मिश्रा जी, आप जब भी उनको सुनेंगे तो, अगर तराना सुनेंगे तो लगेंगे कि ये तराना के प्रकांड गायक हैं। आप उनसे ठुमरी सुनेंगी, हम लोगों ने बहुत कम सुना है, मगर एक कार्यक्रम में बैठ के वो दादरा और ठुमरी सुना रहे थे तो लगा कि इनसे अच्छी ठुमरी तो कोई गा ही नहीं सकता।
जब वो ख्याल गाते हैं तो लगता है कि ख्याल इसके बाद, ऐसे तो हमारे बहुत सारे गुरुजन हैं, मैं किसी के बारे में कुछ बताना अपने आप को नहीं समझता कि मैं उस लायक हूं कि मैं किसी के बारे में कुछ बोल सकूं, मगर जो श्रद्धा, जो भाव है किसी के प्रति और जो समझ है मेरी, उस समझ के हिसाब से जो कुछ गायन शैली जिस घराने की या जिस परंपरा की जैसी है, उसको हम कैसे समझें। अब जैसे ख्याल गायकी है, एक गायन शैली है, और ख्याल का जो शाब्दिक अर्थ है वो है सोच। आप क्या सोच रहे हैं, आपके ख्याल में क्या आ रहा है, उस शब्द से उस गायकी की नींव रखी गई है, ख्याल गायकी। कुछ लिखा पढ़ा आप तो जो जिस परंपरा, जिस पद्धति से हम लोग सिखा रहे हैं या सीख रहे हैं, उसमें है कि हाँ लिख के रखा है कि बेटा ये बंदिश है और ये किताब है। बाकी स्कूलों में जो पद्धति चल रही है वो ये सरल शिक्षा के माध्यम से उनको सिखाया जा रहा है कि 4 आलाप 4 तान कर लो, राग यमन कंप्लीट हो गया, राग भूपाली कंप्लीट हो गया। मगर जो संगीत विद्या जो है वो पूरी तरह से गुरु शिष्य परंपरा से सीखी जाती है। मतलब कि आप जब तक श्रद्धा नहीं रखेंगे अपने गुरु के प्रति, तब तक आपको संगीत विषय आप जान जाएंगे, गाने भी लगेंगे, मगर वो जो उसमें रस है, जो उसका भाव है, वो नहीं आ सकता। संगीत शाश्वत है, मूर्त रूप में है, आप तुरंत जुड़ जाते हैं। आप किसी तरह का संगीत सुन लीजिए, बच्चों को आप 4 घंटा पढ़ा दीजिए और कहिए गाना गाने के लिए या किसी गाने पर डांस करने के लिए, वो बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। 2 गाने पे या 2 गाना सुन के जो उनके पसंद का है वो रिफ्रेश हो जाएगा। फिर उनको कहिए पढ़ लो बेटा थोड़ा सा, फिर पढ़ लेंगे। मगर हिंदी पढ़ने के बाद कहिए इंग्लिश पढ़ के फ्रेश हो जाए, इंग्लिश पढ़ के मैथ बना के फ्रेश हो जाए, तो ये थोड़ा मुश्किल है। तो जो हमारा गायन शैली है संगीत में, वो सबसे पहले ख्याल गायकी के बारे में मैं बता रहा था कि जो हमारी सोच है वो स्वर के माध्यम से जब आती है बाहर बंदिशों के थ्रू, तो वो ख्याल रचना हो जाती है। आपकी सोच तब अच्छी होगी जब आपके स्वर पर आपका पूर्ण अधिकार होगा, आपका अभ्यास। अब आप गाना चाहते हैं, सा से प तक का एक मीड़ स्वर, सा पा, तो प पे जाके वो रुक जाए, सा पा आगे जाके रुके हुए हैं। तो ये साधना, सा पा 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 सा, तो आप ख्याल में आप जो सुन के आए हैं अपने गुरु को या अपने किसी ऐसे प्रिय गायक को जिसको सुनकर आप मंत्र मुग्ध हो गए हैं और आप संगीत के विद्यार्थी हैं और आप चाहते हैं कि हमारे गायन से भी लोग मंत्र मुग्ध हो जाएं, तो उसके लिए आपको उस चीज को साधना होगा। और आज के समय में टाइम नहीं है, मोबाइल के लिए टाइम है, बाहर खड़े हैं आप, और मैंने देखा है बहुत सारे लोग चाय पीने खड़े हो जाते हैं तो घंटा कहाँ निकल जाता है पता नहीं चलता, मगर जो बाइक पे बैठ जाते हैं तो रेड लाइट पे रुकना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार कोशिश करते हैं कि वो रेड लाइट जंप कर जाए, क्योंकि वहां उनके पास टाइम नहीं है, पेशेंस नहीं है। तो ये जो स्थिरता है ये संगीत के लिए बहुत जरूरी है। आज आप सारेगामा शुरू किए हैं और कल आप सारेगामा याद कर गए कि मुझे तो याद हो गया, सारेगामा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा, याद हो गया, मगर उस सारेगामा को साधना, आप सा बोले और सा की जो ब्यूटी है, जो उसका माधुर्य है, वो भी बाहर आए। इसके लिए जो भी संगीत
साधक हैं, संगीत के विद्यार्थी हैं, जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, एक एक स्वर को साधिए। अगर 7 स्वर हैं तो आप 7 दिन लगाइए उसमें। 8वें दिन आपको सब स्वर अपनी जगह पे खड़े मिलेंगे। सुर में बहुत सुर में नहीं होगा, मगर सबको एक दिन में जब एक स्वर साधेंगे, आज आप बैठे हैं, आपका मन हुआ कि आधा घंटा मुझे रियाज करना है, अभ्यास करना है, तो आप केवल सा को देखिए, क्योंकि बहुत बड़ा है सा। इसी 7 सुर में पूरी दुनिया गा रही है। बाकी उनके कोमल ले लें तो फिर 12 स्वर हैं, मगर जो स्वर हैं उनको हम कैसे साधें, जिससे गायन शैली सुनने समझने में तो है, हम गा पाए उसको। जी, गायन शैली में, चूंकि ये शास्त्र का विषय है, आप गायन और शास्त्र को एक नहीं कर सकते। जो शास्त्र के ज्ञाता है वो बहुत अच्छा गायक हो, इसका कोई लेन देन नहीं है। जो गायक हैं वो शास्त्र में बहुत अच्छे हों, कोई लेन देन इसका नहीं है। गांव का एक किसान, अब तो व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से ऐसे ऐसे कलाकार, हम तो उन्हीं कलाकार ही कहेंगे जिनको सुनकर मन खुश हो जाए। बिल्कुल। जो शास्त्र में राग की परिभाषा है, उसमें एक श्लोक है, रंजको जन चित्ता नाम स राग कथते बुद्धि। हाँ, जो मन का रंजन करे उसी को राग कहते हैं। यो, अब पूरा मुझे याद आ गया, यो अयम ध्वनि विशेषस्तु स्वर वर्ण विभूषित रंजको जन चित्ता नाम स राग कथते बुद्धे। यो अयम ध्वनि विशेषस्तु, वह ध्वनि विशेष स्वर वर्ण विभूषित, जो स्वर और वर्ण पर विभूषित है। वह ध्वनि विशेष जो स्वर और वर्ण पे विभूषित है, रंज को जन चित्ता नाम, जन के मन को रंजन करने वाला, उनके मन को आनंदित करने वाला। सह राग कथते बुद्धि, बुद्धिमान उसे राग कहते हैं। तो राग तब मूर्त रूप में आएगा जब हम उसको स्वर पे साधेंगे। सा सा आप उसको एक बनाएंगे। सा हाँ, वो क्या, वो हमारे सांस से भी हिल रहा है। जो नट होते हैं, जो डंडा लेके रस्सी पे चल लेते हैं, कभी कोशिश कीजिए डंडा लेके किसी ऊंचे स्थान से चलने का, मुश्किल लगता है, असंभव है वो। तो वो बैलेंस, कई सारे बच्चे हाथ छोड़ के साइकिल चलाते हैं, कुछ ऐसे ऐसे झूल के चलाते हैं, वो उनका बैलेंस है। जो हम रिपब्लिक डे पर राजपथ पर देखते हैं कि वो एक मोटर बाइक पे इतने सारे लोग, अदम्य साहस, मतलब कि एक के ऊपर एक चढ़े हैं, कंधे पर एक, हाथ पे पता नहीं कैसे कैसे, और पहिया 2 ही चल रहा है उसमें। तो वो बैलेंस आपके स्वर में भी चाहिए। ये गायन शैली और राग, जितनी भी चीजें हैं, आप टप्पा, ठुमरी, कजरी, गायन की जो भी विधाएं हैं अलग अलग हैं, आप उन सबको तब समझ पाएंगे जब आप स्वर को समझ लेंगे। और वो तब आएगा जब आप अंदर से कूल डाउन हो जाएंगे। जब आप सा को समझने की कोशिश करेंगे तभी समझ पाएंगे। जी बिल्कुल। और मेरा तो मानना है, हाँ, और कई सारे गुणजनों से मैंने कभी सुना भी है कि जो राग है, जो स्वर है, और हम जिनको कहते हैं कि हाँ ये ठुमरी गायक हैं, ये दादरा गाते हैं, ये चैती गाते हैं, कजरी गाते हैं, ये आसान नहीं है। राग एक नियम से बंधा हुआ है, उसमें
कठोर नियम है कि अगर भैरव गा रहे हैं तो रे ध कोमल लगेगा, बाकी सारा शुद्ध है। आपको इसका ध्यान रखना है। भजन में या ठुमरी में हम उसको मिश्र कर लेते हैं, मगर उसकी गायकी, अगर गायकी पर ध्यान रखें तो बिल्कुल दूध का वो घी है। 1 लीटर दूध में 1 किलो घी नहीं निकलेगा। जी, जी। तो मेरे समझ से जो ये विधाएं हैं जिनमें बारीकी और सुंदरता गायकी में होनी चाहिए, उसके लिए और मेहनत की जरूरत है। किसी बच्चे को हम लोग भी सिखाते हैं तो अब फर्स्ट ईयर में 7 राग है आपके प्रयाग संगीत समिति में। अब बच्चा इस साल कक्षा में प्रवेश करता है और इस साल आप मना कर सकते हैं कि बेटा इस साल स्वर साधो, अगली बार आपको हम प्रवेशिका में या प्रथम वर्ष जो है उसमें अपीयर करा देंगे, और उसको उस साल 7 राग गाने होते हैं। जी, जी। अब कैसे संभव है, ये बात की बात है कि आप 7 राग बच्चे को सिखा रहे हैं और वो बच्चा स्वर को सीख रहा है। तो यहाँ 2 बातें हैं, राग की समझ इस एज से शुरू करना कि बेटा ये भैरव राग है, इसमें रेधा कोमल है, ये यमन राग है, इसमें केवल मा तीव्र है, ये काफी राग है, इसमें गा नी कोमल है। आप उससे ये एक्सपेक्ट, या हम लोग नहीं करते कि हाँ वो जैसे हम लोग राग यमन को देखते हैं वो भी देखें। यही जी। परंपरा या पद्धति जो है, धीरे 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 वो जब 2-3 साल 4 साल सीखता है तो उसको लगता है कि हाँ उस समय जो यमन सीखा था वो ऐसा था, मगर उसको हम अब ऐसा गा सकते हैं। जी। जैसे बचपन में बच्चा खाता है तो जितना खाता है उतना गिराता है, तो बड़े बोलते हैं इसको खाने नहीं आता है, इसको तरीका नहीं पता है। वो नहीं जानता, उस एज में वो नहीं जानता कि जितना खा रहे हैं वो गिर रहा है, नए कुर्ते पे गिरा लिया। जी। जी, बिल्कुल। नए कुर्ते पे गिरा लिया, उसको पता ही नहीं कि हाँ मेरा कुर्ता, वो हाथ से पोंछ पाछ के कुर्ते में हाथ पोंछ के वो आगे बढ़ जाता है। तो शुरू शुरू में ऐसे ही हमारे जो बड़े बच्चे सीखे या छोटे बच्चे सीखे, हम लोग भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि हाँ वो इस समय अगर गलती कर रहे हैं तो जायज़ है, वो सीखना शुरू किए हैं, मगर इस बात को हमें समझ लेना है और सीखने सिखाने के क्रम में भी कि जो स्वर है उसको हम साधें, बजाय इसके कि हम कोई फिल्मी, आज के बच्चों का है कि वो मूवी के सॉन्ग पुराने हो या नए हो, गजल गीत, चूंकि इतने सारे बच्चे और इतने सारे लोग मीडिया पे हैं, गा रहे हैं, तो उनको गाना शुरू करते ही लगता है कि मैं भी गाना शुरू करूं। वो जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब कि कहते हैं कि गुरुजी मुझे भी एक भजन गवा दीजिए, मैं भी गाना चाहता हूँ। मैं गा लूंगा, आप मुझे सिखा दीजिए, चाहे हाँ, मुझे हाँ, मैं ये गाना सुनकर आया हूँ, मैंने प्रैक्टिस की है। अब उनको हाँ, खुद नहीं पता है कि वो जो कोमल रे लगा रहे हैं वो कितना सही है। बिल्कुल। तो मुझे जितने भी संगीत प्रेमी हैं जो सीख रहे हैं अभी, उन्हें यही कहूंगा कि आप सबसे पहले स्वर को साधिए। आप अगर स्वर में आनंद लेने लगेंगे तो बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। जी, जी। तो आप छोटी से छोटी चीज भी, आप केवल सरगम भी पढ़ने लगेंगे तो लोगों को आनंद आने लगेगा। कोई शब्द नहीं है, केवल सरगम ही गाएंगे आप, सबको अच्छा लगने लगेगा। इसमें कई सारे भाव हैं, रस हैं, हाँ, तो रस को भी समझना बिल्कुल ज़रूरी बिल्कुल। रस की जहां तक बात है तो स्वर के माध्यम से आप अगर मार्चिंग सॉन्ग गा रही हैं, आप किसी स्कूल के बच्चों को तैयार कर रही हैं, सैनिक के लिए, हमारे वीर जवान के लिए जिस गाने को बनाएंगी, उस गाने में वो भाव, जो वीर रस का भाव है, वो स्वर ही दे रहा है। है। जी, शब्द तो है बिल्कुल। ही, उस भाव का शब्द है, मगर स्वर भी उसी भाव से वहां सशक्त हो जाता है कि हाँ ये भी हमारा रूप है। बिल्कुल, बिल्कुल। कदम कदम बढ़ाए जा, तूने गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। इसमें वो मोहकता वो सब पीछे आ गई, वो एक हाँ, वीर रस आगे आ वो गया। एक जोश, हाँ, बिल्कुल एक जोश आ गया कि हाँ हाँ, बिल्कुल। ये करना है कुछ। जिंदगी का कारवां चला चला चला, जिंदगी का कारवां चला। इसमें मार्चिंग सॉन्ग है ये, तो इसमें वो रूप संगीत का है।
वो स्वर का वो रूप है। हम्म। अगर ख्याल गायकी है तो यही स्वर फिर उसी रूप में आ जाता है। लखी छवि सांवरिया के, लखी छवि सांवरिया। आप अगर ठुमरी गाएंगे तो ये और सरस हो जाएगा। जी। तो इन सारी चीजों का एक मूल है स्वर, और स्वर का आपस में संबंध है, वो एक दूसरे से मिलते भी हैं। कई सारे राग हैं जो स्वरों को जोड़ते हैं आपस में। इसीलिए कुछ राग हैं जिनको सेकेंड ईयर में रखा गया है, थर्ड ईयर में रखा गया है। जो हमारे गुणीजन हैं उन्होंने भी ऐसे ही राग यमन बिलावल भोपाली को फर्स्ट ईयर में नहीं डाला है क्योंकि इनको हम सीधा भी गा सकते हैं। रे गा मा धा नी सा। बारिश का असर मेरे गले पे थोड़ा है अभी, तो आज थोड़ी परेशानी है। हाँ, थोड़ा सा। सा नी ध पा मा ग रे सा, ऐसे हम शुरू कर सकते हैं। आप बाद में जाके म म रे ग ग रे सा नी ने ध सा। हमारे शिवशंकर भाई उन्होंने अपनी बचपन की यादें कुछ शेयर की हैं। इनके साथ देखिए, भी हमारे बहुत सारे दर्शकगण भी हैं जुड़े हुए, तो एक बार उनका भी धन्यवाद ज्ञापन जरूरी है। तो एक जी बार उनका बिल्कुल धन्यवाद ज्ञापन करके हम कार्यक्रम बिल्कुल, के हमारे बारे जो में। दर्शक हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, ये सारा कुछ उन्हीं के लिए हो रहा है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक बार हम बिल्कुल। उनसे मुखातिब हो हमारे लेते साथ हैं। हाँ। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। शिव शंकर भैया जुड़े हैं, भैया चरण स्पर्श। भैया प्रणाम। रूपम प्रणाम हृदय जुड़ी भैया। हुई हैं। रूपम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कंचन झा जुड़ी हुई हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शिव शंकर सिंह जी हैं, उन्होंने काफी आशीर्वाद भेजा है हमें, आपको प्रणाम। बहुत सारे लोग जुड़े हैं। रूपा मुक्कू वर्मा जी शुरू से जुड़ी हुई हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉली सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उम्मीद है कि आप ऐसे ही देखते रहेंगे। और एक बात कहनी थी कि आप लोग ना कार्यक्रम को शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो हमारी सोच है, जो हम जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं, वहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए आपका शेयर करना ज़रूरी है। धन्यवाद। डिम्पा जी। जी भैया, अब आगे हाँ, क्या कह रहे थे हम लोग? है। जी, वही स्वर साधना की बात चल रही थी और गायकी का जो विभिन्न प्रकार हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। गायन शैली के अंदर अब किस विषय पे बात करें? जो ख्याल गायकी है, जो ख्याल गायकी से पहले की शैली रही है, ध्रुपद शैली, धमार शैली, उसमें माधुर्यता थी, मगर उसके साथ साथ एक जो कठोर नियम था वो उस गायन शैली में है। आज भी उसके जो गायक हैं उनकी गायकी और उनकी बंदिशें अगर सुने आप तो लगेगा कि हाँ, ख्याल से ये अलग है। ख्याल गायकी विशेषतः तबले पर गाई जाती है, और जो ध्रुपद धमार गायकी है वो पखावज पे गाई जाती है। कारण ये है कि वो खुली गायकी, जोरदार गायकी की गायन शैली है। मुझे अभी राग वृंदावनी सारंग में एक ध्रुपद याद आ रहा है। ग धन्य धन्य वृंदावन
धन्य धन्य गोकुल यमुना के तट पर पीपर छाई रे धन्य। तो इसके गाने की जो शैली है वो जोरदार गायकी की शैली होती है। तो हम लोग बात कर रहे थे बच्चों के साथ, हम जब इस चीज को रखते हैं या बताते हैं तो उनको ये बताना भी जरूरी है कि स्वर का क्या महत्व है इस गायकी के लिए। भजन गायक, उनकी कला जो है वो ध्रुपद ख्याल से अलग है। जो ख्याल गायक हैं उनका ध्रुपद, भजन, कव्वाली, बाकी सारी गायन शैलियों से अलग है। तो ये सब आपके सोच पे और स्वर पे निर्भर करता है। तो विशेष और किसी बात की आवश्यकता नहीं है। जो लोग संगीत साधना कर रहे हैं वो इन बातों का ध्यान रखें। पूरे दिन में जितना भी समय वो निकाल सकते हैं। कुछ दिन पहले परिचर्चा हो रही थी और उसमें शाहिद परिवेश जी बैठे हुए थे। मैं सुन रहा था उस परिचर्चा को। तो उन्होंने बहुत सुंदर बात कही थी कि आप संगीत विषय से जुड़े हैं तो अपने आप को आप किस स्तर तक बनाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप एक प्रोफेशनल सिंगर हो या आर्टिस्ट बने किसी भी विधा में, तो आपको इसके अलावा कोई काम नहीं करना होगा। अगर आप जो चाहते हैं आपको वैसी मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप थोड़ा थोड़ा करके आज गाएं, कल नहीं गाएं, और एक हफ्ते बाद याद आया कि हाँ वो कल गुरुजी के पास जाना है और आज हम राग 4 तान और 4 आलाप याद कर लें, तो वो वैसा ही बना रह जाएगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कहा आपने। ये गलतियां हम लोगों ने की हुई है। हाँ, आप आ रही है जी, बिल्कुल। जिस तरह आप बनना चाहते हैं उस तरह से आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप संगीत विद्यार्थी बने रहना चाहते हैं कि हाँ हम जानना चाहते हैं कि राग भूपाली कैसा है और भीम पलासी कैसा है, भैरव कैसा है, तो वो आप सुनते रहिए, गाते रहिए। मगर एज ए आर्टिस्ट आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। जैसे दंगल फिल्म में आपने देखा होगा कि बिल्कुल नाक से पानी पिला दिया था वो चीज जब बच्चों को समझ में आ गया कि हाँ मुझे आगे ये करना है, तो वो खुद से लग गए। ये उस फिल्म की बात नहीं है। आप किसी भी विधा में, आप अगर खेल की तरफ देखें, संगीत की तरफ देखें, पढ़ाई की तरफ देखें, जो एक स्तर तक पहुंचना चाहता है उसको उस स्तर तक का अभ्यास डूब के रियाज करना होगा। थोड़ा से थोड़ा होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा, बस यही बात है। और जितना करेंगे उतना पाएंगे। संगीत ऐसी विद्या है कि करने वाली विद्या है। आप जितना करेंगे उतना होगा। और श्रद्धा अपने राग पे, आप अगर राग भैरव सीख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हाँ केवल कोमल रे और कोमल ध ही भैरव है। पूरा एक संसार है, एक प्लैनेट है भैरव। आप उस नजर से उसको देखेंगे तब। सही कहा आपने, बहुत अच्छी बात कही। अभी बुलबुल कुछ और प्रश्न थे बुलबुल के, तो
हाँ जी, बुलबुल पूछिए। बुलबुल आपको आवाज आ रही है? म्यूट हो आप, म्यूट हो बुलबुल। आवाज आ रही है? आ रही है। भैया आवाज आ रही है जी जी, आपको? आ रही है। भैया हम ये जानना चाह रहे थे कि संगीत में गुरु शिष्य परंपरा का क्या योगदान है? क्या इसका संबंध घराना से भी है? अगर है तो क्या हम जो आम जनता, हम विद्यार्थी है, उनको किसी न किसी घराने से जुड़ना जरूरी है संगीत शिक्षा के लिए? अ, गुरु शिष्य परंपरा जो है, संगीत की शिक्षा लिखित रूप में नहीं दी जाती है। बहुत अच्छी लाइन याद आई है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो ये वही बात है कि इसमें पोथी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। गुरु शिष्य परंपरा का मतलब ही है कि आप अपने गुरु से जुड़े हैं। जब तक आप उनसे जुड़ने का मतलब है कि आप, अब तो वो व्यवस्था नहीं रही है गुरु आश्रम की व्यवस्था, जहाँ आप 24 घंटा अपने गुरु के पास हैं। आप उनके हर क्रियाकलाप को देख रहे हैं, कैसे सोते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे रियाज करते हैं, कैसे बात करते हैं। आप उनके हर व्यवहार को देखकर अनुभव लेते हैं। गुरु शिष्य परंपरा का मेन मकसद है कि आप जिस चीज को सीख रहे हैं वो पूर्ण रूप से वहां है। आज की शिक्षा पद्धति में क्या है कि आप 1 घंटे की क्लास में बैठे, वहां पे बहुत अच्छा लगा, वहां जैसे नीचे उतरे, बाहर आए और कुछ और देख लिया, तो वो पीछे से जो कुछ भी आप सीखे थे वो पीछे 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 से छूटता चला जा रहा है। आप घर में बैठ के जब उस चीज को साधेंगे तो 4 में से एक बात याद आई और दूसरी बात आप भूलने लगे कि क्या गुरुजी ने कहा था और इस बात को कैसे कहा था, बंदिश क्या थी। अगर आप एक दिन अभ्यास नहीं किए, 2 दिन किसी काम में बिजी रह गए, तो वो पूरा ही गुल हो गया। अगली बार 4 दिन के बाद आप मिले गुरुजी से। तो ये जो आज की शिक्षा पद्धति जो चल रही है ना, वो इसीलिए खिचड़ी व्यवस्था हो गई है। खिचड़ी व्यवस्था का मतलब है कि लेन देन। आप अगर गुरु शिष्य परंपरा में हैं और पूर्ण रूप से आप नहीं जुड़े हैं अपने गुरु से, तो आप पूर्ण रूप से पा भी नहीं सकते। आप जितना रियाज करेंगे उतना संगीत पाएंगे, और जितना जुड़ेंगे उतना ही संगीत आपको गुरु से मिलेगा। क्योंकि विद्यार्थी हमेशा ये सोचता है कि हाँ ये सीख लें और ये सीख लें, वो सीख लें, ये सीख लें, मगर वो गुरु को पता है कि आप क्या सीख सकते हैं। आप एक राग तान लाभ के साथ सुना देते हैं, मगर आपका वो जो तीव्र मध्यम है यमन का, वो लग ही नहीं रहा है। आपको तान लाभ याद हो चुका है, बंदिश याद हो चुकी है, आप समझते हैं कि हाँ आपका यमन कंप्लीट है, मगर वो केवल तीव्र म के कारण ही सारा काम बिगड़ रहा है। तो ये जब गुरु शिष्य परंपरा में हम होते हैं, जहाँ आप रियाज भी कर रहे हैं तो गुरु आपको सुन रहे हैं और वहीं से बोल दिए कि बेटा तुम्हारा तीव्र मन नहीं लग रहा है, तो आप प्योर हैं, 24 घंटा प्योर हैं, आप में त्रुटि निकल रही है, आ नहीं रही है। आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपने तीव्र में बेसुरा ही साध लिया, 4 दिन घर पे प्रैक्टिस किए और आपको खुद ही समझ में आ रहा है कि आप बेसुरा गा रहे हैं, सुर में गा रहे हैं, बेसुरा साधे जा रहे हैं। जैसे आपने कहीं गलत शब्द पढ़ लिया है, सही गलत वहां लिखा शब्द है गलत, आप उसको याद कर गए, तो आप जब तक बोलेंगे, जब तक वो ठीक से उखाड़ के नहीं फेंकेंगे उस शब्द को, आप हमेशा उस शब्द को गलत ही बोलते रहेंगे। तो गुरु शिष्य परंपरा संगीत जगत में बहुत महत्वपूर्ण है। आप जब तक इस चीज को समझेंगे नहीं कि गुरु शिष्य परंपरा है क्या, परंपरा का निर्वाह करना, अगर आप सही मायने में किसी गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े हैं तो आपके ऊपर एक दायित्व रहता है। आप
कान पकड़ के नाम ले लिए कि हम उनके शिष्य हैं और इस घराने से जुड़े हैं, और उस घराने की कोई बात आपके अंदर नहीं है। ये घातक है। आपसे जो लोग जुड़ेंगे, आपको जो लोग सुनेंगे, उनके विचार में यही आएगा कि इस घराने में कोई खास लग नहीं रहा है। तो शिष्य का ये कर्तव्य हो जाता है कि वो अगर जुड़ा है, तन मन से जुड़ा है, धन की बात तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने खुद देखा है कई सारे जो महापुरुष हैं उनको धन से कोई मतलब नहीं होता। शिष्य के तन और मन से ही वो इतने प्रभावित हो जाते हैं, तो कहते हैं कि जाओ बेटा तुम सीख जाओगे। धन लेके पहुंचे हुए हैं और सुर नहीं लग रहा है और एटीट्यूड है, तो गुरु कहते हैं बेटा अपना धन लेके पीछे के रास्ते से निकल जाओ। विद्या में धन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरु का भी अपना परिवार है, उनका अपना संसार है, उसके भरण पोषण के लिए तो चाहिए, मगर धन देकर हम चाहे कि संगीत सीख लें या किसी कला को हम पा लें, ये कोई जरूरी नहीं है। तो आप परंपरा का निर्वाह और उसकी शुद्धता, आपने गुरु से एक चीज सीखा और उसमें 4 चीज अपना जोड़ दिया, तो जो मूल चीज था, अब आपने जो 4 चीज जोड़ा वो कैसा जोड़ा उसमें कि जो मूल था वही खत्म हो गया। हमारे शहर के बहुत प्रख्यात तबला वादक, जिनसे मैंने भी सीखा है तबला, पंडित सतीश महाराज जी, तो उन्होंने बात कही थी कि अगर किसी के हाथ में मटर या चना दे दे कि बेटा इसको बांट दो, और धीरे धीरे वो परंपरा के रूप में आगे बढ़ता जाए, तो 4 ही 5 लोगों के बाद वो सत्तू हो जाएगा। अगर मैंने कुछ दिया है तो उसको उसी रूप में आगे बढ़ाना ये बहुत डिफिकल्ट है। आप उस तरह से साधना नहीं रखते हैं अपनी, जिस तरह से आप गुरु से सुन रहे हैं, गुरु जिस तरह से आपकी मार्गदर्शन कर रहे हैं कि बेटा इतना रियाज करना है, इस बंदिश को ऐसे गाना है, ये तान है, इस तान को ऐसे करना है। अब राग दरबारी कानड़ा है, उसमें ग और ध का जो आंदोलन है, राग भैरव का जो रे है, जो म से मीण रूप में आता है, वो सहज नहीं है, आपको उस तरह से अभ्यास करना हो। और वो सब पहले आश्रम व्यवस्था में था कि एक तो सब लोग नहीं सीखते थे। गुरु शिष्य परंपरा का मतलब है कि सेलेक्टेड होते थे, ऐसा नहीं कि गुरु जी का दरबार है तो कोई पहुंच गया और कोई सीख, गुरु जी परखते थे। अब महीनों पड़े हैं गुरु के दरवाजे पे कि हाँ आ गए हैं तो सीख ही लेंगे, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, वो परखते थे। खैर हम लोग उस पीढ़ी में नहीं रहे हैं, हमारे पिताजी या उनके पहले की ये परंपरा थी, गुरु शिष्य परंपरा में वो लोग थे, तो उस समय परखा जाता था कि ये शिष्य किस लायक है, तब उसको बताया जाता था। मेरा तो कई बार होता है कि हम पुराने लोगों के वक्तव्य को सुने तो उनकी जो बातें निकलती है तो लगता है कि ऐसे संगीत सिखाया जाता था, इस तरह से लोग सीखते थे। अब गुरुजी का हर काम, गुरुजी सोए हैं तो उनका सेवा करना, उनकी जो व्यवस्था है उसमें बिल्कुल खरा उतरना। आज गुरुजी क्या खाएंगे, उनका कपड़ा लत्ता, बर्तन बासन, सब घर की सारी व्यवस्था शिष्यों के हाथ में होती थी। गुरुजी सोए हैं और रियाज उधर हो रहा है तो गुरुजी ने कह दिया कि हाँ बेटा ये ऐसे करो ऐसे करो। वो गुरु शिष्य परंपरा है। आज नहीं है कि आज 1500 दे के 1 घंटा सीख लिया और वो कहे कि नहीं हम तो फलाने गुरुजी से सीखते हैं और उनसे सीखते हैं और कुछ न करे उसके बाद। कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि यहाँ ख्याल सीख रहे हैं, उधर पॉप भी सीख रहे हैं, उधर डांस भी सीख रहे हैं, मम्मी ने कहा तुम पेंटिंग भी सीखोगे। और जब बच्चा रिजल्ट कुछ नहीं दिखाता है तो वो फिर कंप्लेन करती है कि सीख रहा है बहुत दिन से मगर उसको लगता है समझ में नहीं आ रहा है, वो सीख नहीं पा रहा है। तो जी बिल्कुल। भैया आपका गला बहुत ज्यादा सूख रहा है, हाँ, तो प्लीज आप पानी पी लीजिए।
जब तक आप पानी पियेंगे तब तक हम अपने बिल्कुल, दर्शकों का बिल्कुल। धन्यवाद ज्ञापन भी कर देते हैं। और आप पानी हाँ, पीजिए, हाँ, बहुत बिल्कुल। ज़्यादा आज खराश गला थोड़े नज़र आ रही है। जी, खसखसाहट है गले में। जी। आज हाँ, हाँ, आज जो बोलना हमारा ये क्या चाह रहे कार्यक्रम थे? चल रहा हाँ, है, दिल हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपके सानिध्य में हैं, और इस कार्यक्रम को हमारे बड़े गुरुजी भी देख रहे हैं, पंडित नंदलाल मिश्रा जी। उनका चरण स्पर्श, उन्होंने आशीर्वाद भेजा है हमारे लिए, हम सभी के लिए उन्होंने आशीर्वाद भेजा है। और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, अभी भी लगातार लोग जुड़ रहे हैं, नए लोग भी आ रहे हैं, पुराने लोग भी जुड़े हुए हैं। मुकुंद कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अदिति सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लगातार। गुरु जी का जो आशीर्वाद आया है मैं फ्लैश कर रहा हूँ, आप लोग भी देख लें। बिल्कुल। मेरा चरण स्पर्श, बहुत सारी यादें हैं चाचा जी के साथ। हुँ, जब कभी भी वो बिल्कुल, बिल्कुल। शाम को घूम के आते थे, तबला निकालो, और घर में तबला एक जोड़ा होता नहीं था, 5-6 जोड़ा होता था। नहीं हुआ तो चाचा जी के घर से ही 2 जोड़ा आ गया, सारे भाई एक साथ बैठ के, और वो एक जोड़ा लेके तबला। और मेरे चाचा जी, हम लोग उनको चाचा जी कभी नहीं कहते थे, उनको बाबूजी। सारे हमारे जो भाई हैं वो उनको बाबू बोलते थे, हम लोग भी बाबू बोलते थे उनको, और मेरे पिताजी को सब पापा बोलते थे। सारे बच्चे एक जैसे, कोई चाचा, बड़े पापा, छोटे पापा, ऐसा कुछ नहीं था। तो बहुत प्यार मिला है, और उन्हीं लोगों के आशीर्वाद से आज जो कुछ भी टूटा फूटा है मेरे पास, जो गा पाता हूँ, इन्हीं लोग के आशीर्वाद से है। और एक बहुत मैंने मजेदार बात मुझे याद आई है कि चाचा जी के पास एक साइकिल थी। तो हम बच्चे, जब चाचा जी दोपहर में आते थे स्कूल से, तो साइकिल लगा देते थे, और हम लोगों को उस समय कौतूहल था कि ये दबाते हैं तो आगे कैसे बढ़ जाती है। चाहे घंटी की आवाज, ट्रेन ट्रेन, ओके। या कभी हाँ, कभी वॉल्टू, जो हवा भरने का जगह होता है, उसको खोल देते थे, उसमें से आवाज आती थी फिस की। तो हम लोग वो सुनते थे। कभी पैडल जो था वो उल्टा घर घर नचाते थे, तो इसके कारण कई बार डांट भी पड़ती थी कि ये हवा ही कम कर दिया साइकिल में से, या उल्टा पैडल चलाया तो वो जो चैन होता था वो उतर जाता था। इसके साथ साथ जो बैठ के रियाज करवाना, एक अभी जो हम लोग जिस विषय पे बात करते, गुरु शिष्य परंपरा पे, क्योंकि संगीत के परिवार से जी, जी। नाता है हमारा, तो हम लोग उस परंपरा में रहे हैं। 24 घंटा म्यूजिक, मतलब कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो दीदी गा रही हैं बैठ के, तो एक ध्यान है कि वो मालकोश गा रही हैं, या मुल्तानी गा रही हैं, या वो कोई राग गा रही हैं, वो भी कान में चला जा रहा है। वो गा रही हैं, अगर वो नहीं गा रही हैं तो शाम को अगर बैठ के कुछ और काम करें तो पापा जी ठुमरी गा रहे हैं। कभी हम तबला पकड़ लिए, कभी शिवशंकर पकड़ लिए तबला, कभी कोई पकड़ लिया, मतलब कि एक रूटीन बना रहता था। तो ये बड़ा सौभाग्य रहा कि हम ऐसे परिवार में जन्म लिए जहाँ संगीत का माहौल था, और आज तक उसी आशीर्वाद से हम लोग आगे की ओर सारे भाई बहन बढ़ते जा रहे हैं। तो परंपरा इसी का नाम है कि आप तन मन से दंडवत हो जाइए अपने गुरु के चरण में, तभी मिलेगा वहां से, और उस भाव से जब आप जुड़ेंगे तभी पाएंगे। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मन साफ होता है तभी आप किसी चीज़ को पा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत ही मतलब आज ऐसा लग रहा है कि इतना अच्छा अच्छा ज्ञान मिल रहा है। हम लोगों का जो भी अभी आज हमारा तीसरा एपिसोड है, और अच्छे अच्छे ज्ञान वाह, मिले हैं। जी, पहला पहला भी बहुत अच्छा गया था, दूसरा भी। आज भी ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोग बिल्कुल कुछ और नहीं है संगीत के अलावा हमारे जीवन में। और बहुत ही बिल्कुल। अच्छी अच्छी बातें मिल रही हैं। जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें मिल रही है।
तो हम जितने लोग, और हाँ, जितने लोग संगीत से जुड़े हैं ना, हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस विधा को करने और सुनने का अवसर मिला है। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं तो इसी लॉकडाउन में कितने लोग तो पागल हो गए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा उनको आपने। काम ही नहीं सूझ रहा है कि क्या काम करें, काम खत्म हो चुका है। हाँ, हाँ। जिनका जो व्यवसाय है वो व्यवसाय बंद है, मगर संगीत की जगत में मुझे लगता है कि जो जनरल टाइम में लोग जो इतना नहीं गाए होंगे इस लॉकडाउन में, उससे कहीं ज्यादा गा लिए। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, और तो हर रोज ये बहुत और सारे कार्यक्रम आते रह रहे हैं और बिल्कुल, बहुत अच्छे अच्छे लोग आ गए हैं अब, जो पता ही नहीं चलता था कि वो लोग भी हैं। बहुत अच्छे अच्छे बिल्कुल, लोग उभर के सामने आए हैं जिनका नाम लोग जानने लग गए बिल्कुल, हैं। बहुत बिल्कुल, सारे बिल्कुल, वैसे गुरुजन लोग थे जो गांव में पढ़े थे, उनको सोशल मीडिया से कोई लेना देना नहीं था, वो अपना रियाज करते थे, पढ़े रहते थे। ऐसे कई बिल्कुल। सारे लोग आ गए हैं जिन्हें लोग जानने लगे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि लोग शास्त्रीय संगीत को आगे ला रहे हैं। नहीं हाँ, तो फेसबुक खोलते ही बस इतना गाना मिल जाता था, इतना गाना मिल जाता था, कुछ संगीत सुनने को नहीं मिलता था, लेकिन गीत बहुत मिल जाता था। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, अब अच्छे-अच्छे बच्चे संगीत कर रहे हैं और मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है इस चीज़ को आगे बढ़ाने में, क्योंकि बच्चे जब किसी को करते हुए देखते हैं तो उनके अंदर जिज्ञासा हो जाती है कि मुझे भी करना है, चाहे वो किसी रूप में हो। वो डांस करें, वेस्टर्न डांस ही करें, मगर जो हमारे भारत की परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, उनसे भी वो रूबरू हों, उनको भी वो जी, समझें। जी। अगर साध नहीं सकते तो कम से कम समझें, उस चीज़ को देखें। जहाँ यूट्यूब में इतनी सारी चीज़ें वो देख रहे हैं, अटर-पटर, जी, उसमें उनकी जो सभ्यता है, संगीत में क्या विशेषता है, भारत में किस तरह का संगीत है, गायन में हो, वादन में हो, नृत्य में हो, वो बाहर के सब कुछ जानते हैं। कौन गायक है और उसका कौन सा एल्बम है, कौन सा पॉप सिंगर है बाहर का, वो उनको सब पता है, मगर इंडिया में बेस्ट जो अपने इंस्ट्रूमेंट में है उनका नाम उनको पता नहीं है। जी। तो मेरा अनुरोध है आज के युवाओं से कि जिसकी पूजा बाहर होती है आज भी, हमारे संस्कृति की, हमारे सभ्यता की, हम उसको जानें। संगीत धरोहर है हमारे भारत की, जो गायन शैली है, और जिस तरह से यहाँ इसको किया जाता है, जिस रूप में किया जाता है, वो बाहर नहीं किया जाता। जिस तरह से सिखाया जाता है, जो गुरु शिष्य परंपरा की नाम आई है अभी, जो गायन शैली है, वो अनमोल है। और आप अगर इस चीज़ को नहीं सुनेंगे, नहीं देखेंगे, तो एक पीढ़ी जो इसको ढो के यहाँ तक लाई है, आपके कंधों पे रखने के लिए ही लाई है। जी। उनके जाने के बाद इस चीज़ को कौन करेगा, कौन संभालेगा, ये एक प्रश्न है। तो आगे बढ़ के आए आप। जब भी सुनते हैं किसी शो में, तो यकीन नहीं होता कि इतने छोटे छोटे बच्चे इतना तैयार और इतने अच्छे गा रहे हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे देखते हैं जिनको कोई मतलब ही नहीं है, उनको इंडियन म्यूजिक से कोई मतलब नहीं है, इंडियन डांस से कोई मतलब नहीं है, उनको बाहर के गाने और बाहर के डांस। तो सुने, आप उसको भी कीजिए, मगर इस चीज को भी जो आपका है, आपके घर की चीज है, जैसे हमारे घर के लोग हैं उनको हम सम्मान दें, वैसे अपने घर की संस्कृति को सम्मान दें, उसको करें, साधें, सुने। आप जब इससे जुड़ेंगे तो आपको आनंद आएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। जी, जी। जी। बुलबुल जी, अगला सवाल किनके पास है? और सवाल है भी? बुलबुल जी तो शायद बुलबुल जी, यही यही था। हाँ, बुलबुल जी। बुलबुल का हाँ, शायद उनका नेटवर्क। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, वो अभी लीव हो गई हैं, फिर से ऐड होंगी। अच्छा, अच्छा कोई बात नहीं है। अब जैसे संगीत के बारे में ही अभी आपने बताया कि आजकल के बच्चों का किधर रुझान हो रहा है, वो अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति को ले रहे हैं। तो हमारा प्रश्न उसी पे था कि प्राचीन संगीत जो था उस समय
और आज का जो आधुनिक संगीत है, तो उस टाइम पे किस तरीके से संगीत को लिया जा रहा था और आज किस तरीके से लिया जा रहा है, उसी पे आप अपने थोड़े विचार और प्रकट कर दें। आ, गुरुजी का गला बैठा है, गले में प्रॉब्लम चल रही है, हाँ, ज्यादा हाँ, तो बोलने से और दिक्कत आ रही है। ज्यादा ज्यादा नहीं आज ही बढ़ाएंगे बस। हाँ, क्योंकि आजकल के युवाओं को ये जो आजकल के हमारे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, सब हैं, उन लोगों के पास सही चीजें जाना बहुत जरूरी है। और बिल्कुल अगर इतने अच्छे मार्गदर्शन करने वाले गुरुजन हो, तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। बिल्कुल। जी। ये केवल संगीत विषय की बात नहीं है। अगर हम केवल संगीत के बारे में बोलें कि प्राचीन काल में जो कुछ होता था आज वो नहीं हो रहा है, तो ये बाकी किसी चीज में नहीं हो रहा है। हम संगीत के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, हम लोग आज बैठे हैं कि संगीत के और जो पहलू हैं उस पे चर्चा हो। आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले जिस तरह की सभ्यता थी, जिस तरह के संस्कार थे, किसी विद्या को पाने में, वो आज उसकी 1/4 में भी वो चीज नहीं है। मैं अपने बचपन में जिस तरह से अपने शिक्षक से बात करता था, स्कूल के प्राचार्य से या शिक्षक से, आज के बच्चे, मैं भी एक विद्यालय में हूँ, संगीत शिक्षक हूँ, ढूंढता हूँ कि ऐसे बच्चे हों जो शिक्षक को उस रूप में देखें। अगर मैंने बच्चों से कहा है कि बच्चे आप शांत हो जाएं और इस चीज को साधें, तो 4 शांत होंगे और शांत होने के दूसरे मिनट के बाद फिर वो अशांत हो जाते हैं। जब तक हम शांत नहीं होंगे स्वभाव से और मन से, तब तक सामने कुछ दिखेगा नहीं आपको। अगर आपके अंदर हलचल है तब तक, जब तक आपके अंदर हलचल है तब तक आपको बाहर की चीजें दिखेगी नहीं। आप ऐसे सिर हिलाएंगे तो सामने जो चीज है ना आपको हिलती हुई दिखेगी। अगर आप उस पर ध्यान लगाना चाहते हैं कि उसकी बारीकी क्या है, उसको समझना चाहते हैं, तो आपको स्थिर होना पड़ेगा। प्राचीन काल में ये साधना होती थी। वही मैंने शुरू में बताया कि ये जो ध्यान भंग करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट अभी है हमारे पास, टीवी है, मोबाइल है, या जो भी गजेट है, लैपटॉप है, चाहे वो वीडियो गेम है बच्चों के पास। अगर बच्चों की बात करें, पढ़ाई का जो स्तर उनको दिया गया है कि ये कंप्लीट करना है, एक सब्जेक्ट के 4-4 किताबें उनको दी गई हैं, तो बहुत सारी बातें हैं जिससे बच्चे आज एक सही दिशा में नहीं जा पा रहे हैं। संगीत विषय में अगर हम पुराने समय को और आज के समय को देखें, तो बच्चे के पास टाइम ही नहीं है कि वो उस चीज को समझ पाए जो आज से 100 साल पहले थी। वो नीचे बैठ के पीढ़िया लगा के और सामने चौकी पे खाना रखा है और पलथी मार के बैठे हैं, और वो मंत्र पढ़ के खाना शुरू करें और प्रणाम करें कि हे अन्नपूर्णा माता आप दया करें, हम स्वस्थ रहें। इतना टाइम कहाँ किसी के पास है। वो तो जितना देर में मंत्र पढ़ेंगे उतना में मैगी बना के खा के चला गया ऑफिस। जी बिल्कुल। तो संगीत में भी है। अब उस तरह से संगीत को हम साध रहे हैं, सुन रहे हैं, गुरु के पास पढ़े, माने वही हैं, उनका जहाँ घर है, जहाँ उनका आश्रम है। आपने कथा में सुना होगा तानसेन जी और बैजू बाबरा जी, वो जो गुरु आश्रम में रह गए, वहीं सीखे पढ़े और गायक बन के बाहर आए। उस तरह की शिक्षा पद्धति से लोग निकल के आते थे। आज बच्चा करना भी चाहता है तो वो उसको लगता है कि जो स्कूल से होमवर्क लेके आए हैं सारे सब्जेक्टों का, वो किस टाइम करेंगे। शाम के 1 घंटे क्लास में वो कहीं ज्वाइन कर लेता है, उसके बाद घर जाता है तो मम्मी या पापा सिर पे खड़े रहते हैं कि चलो काम खत्म करो। तो बहुत सारी बातें हैं जिससे बच्चे भी
नहीं ध्यान दे पाते। मगर इन सभी चीजों के बावजूद बच्चे खुद टाइम दे रहे हैं वीडियो गेम को, टीवी को, और कार्टून शो, जो कुछ भी देख रहे हैं, अगर वो उसके लिए टाइम निकाल सकते हैं तो इसके लिए भी निकाल सकते हैं। ये हमारे जी जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, उनकी विशेष भूमिका रहती है कि अगर वो इस सभ्यता, इस संस्कृति को अपने घर में बसाना चाहते हैं, या उनको ये लगता है कि हाँ मेरा बच्चा भी कुछ जाने इस विधा को, तो उनको विशेष प्रबंध और विशेष ध्यान उस चीज का रखना होगा। सब कुछ बच्चे के ऊपर छोड़ दें कि तुम पढ़ाई भी कर लो, खेल भी कर लो और संगीत भी करो, मुश्किल है। आपको वो व्यवस्था बना के देनी होगी। जी जी भैया, आपका गला तो बहुत ज्यादा हाँ, ही खराब हो रहा हम है। पानी पी पी के बोल रहे तो हैं। अब हम अभी हाँ, तो हम बहुत देर से लगातार आप बोल भी पानी रहे हैं, की इसलिए ओर गले हाँ, पे ज्यादा असर पड़ रहा है। हाँ, हाँ, तो हम अब समापन बिल्कुल। की ओर चलते हैं। अभी हमारे कुछ शायद कुछ दर्शक का कुछ सवाल है, दिलीप जी, आप प्लीज उन सवालों को भी गुरुजी तक पहुंचाएं, तब कि सही आंसर उन दो तक पहुंच सवाल हमारे सके, तो पास आए थे। उत्तर मिल जाए दो उनको। जी सवाल आए थे। एक अर्चना सिंह जी का सवाल था कि बच्चों को क्लासिकल म्यूजिक की तरफ रुझान कैसे लाएं। दूसरा सवाल है, निधि चंदन जी पूछ रही थी कि पंडित जी आज की पीढ़ी क्लासिकल म्यूजिक से अलग क्यों हो रही है। लगभग सेम ही सवाल है। हाँ, एक रुझान कैसे लाएं और अलग क्यों होते जा रहे हैं। जी सबसे पहले जिस जिस चीज को अपने आगे आने वाली पीढ़ी में हम डालना चाहते हैं, आप कोई बीज लगाना चाहते हैं अपने आंगन में, अपने गमले में, तो बीज कैसा हो, मिट्टी कैसा हो, पानी समय समय पर मिले, ऐसे जगह रखा हो जहां धूप मिले, जो भी चीजें हैं जिससे वो चीज फले फूले, आपको वो व्यवस्था करनी होगी। इंडोर प्लांट, आउटडोर प्लांट जो है, इंडोर प्लांट आप घर के अंदर रख सकते हैं, उसको धूप की जरूरत नहीं है, मगर जो आउटडोर प्लांट है आपको बाहर निकालना होगा, उसको बाहर ही लगाना होगा। वो व्यवस्था संगीत में भी है। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे शास्त्रीय संगीत के प्रति रुझान रखें, तो वो रुझान आपको रखना होगा। आप कभी अपने घर में वो चीज बजाइए, वो सुने तो एक बार उसको समझ में नहीं आएगा, वो कहेगा नहीं नहीं ये पता नहीं क्या सारे गमा है। मगर भजन के माध्यम से, किसी बंदिश के माध्यम से, कभी हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में तो इतनी वैरायटी है, हर मौसम का राग है, हर उपलक्ष्य पे गीत है उसके। आप पहले उनसे जोड़िए, धीरे 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 धीरे। बच्चा जब दूध पीने के बाद कुछ और चीज शुरू करता है तो बहुत हल्का मसाला, दलिया और पता नहीं क्या क्या, जो वो 50 से आसानी से, ऐसा नहीं दूध के बाद बिल्कुल उसको चटपटा मोहन का चाट खिला दे। तो वो जैसे आप अपने बच्चे को जन्म के बाद इस संसार की बाकी चीजों से अवगत कराते हैं, खान पान हो, रहन सहन हो, उंगली पकड़ के उसको चलाते हैं, छोड़ देंगे तो शायद नहीं चल पाएगा वो। मगर जब उंगली के सहारे वो चलना शुरू कर देता है, तब आपको जरूरत नहीं है उसको चलाने की, तब वो तो उसको रोकना पड़ता है कि भाग के कहाँ चला गया, कहीं छत पे तो नहीं चला जाएगा, कहीं उधर तो नहीं चला जाएगा। तो वो हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत या किसी अन्य विधाओं में भी यही बात है कि आपको वो चीज उसको दिखाना होगा, उसको वो सुगंध सुंघाना होगा कि बेटा ये है वो चीज। अगर उसके अंदर बिल्कुल ही जीरो है, नहीं है, तब की बात अलग है। मगर आप अगर खुद शुरू करेंगे उस चीज को, कभी बैठ के बांसुरी सुना दिए, ऐसा जरूरी नहीं कि आप उसको राग ही सुनाइए। बांसुरी का राग, सुबह का राग अलग है। आप मॉर्निंग राग करके टाइप करेंगे, 1000 आपको वीडियो निकल जाएंगे। फ्लूट का अगर आप टाइप कर देंगे, मॉर्निंग राग, इवनिंग राग, आफ्टरनून राग,
तो ये तरीका है आप अपने बच्चों को, जो इस विषय से नहीं जुड़े हैं, ऐसे बच्चों की बात कर रहे हैं, जो जुड़े हैं, जिनके घर में है, वो तो थोड़ा सा पुश करेंगे, बच्चा आगे बढ़ जाता है। जहाँ बिल्कुल ही नहीं है संगीत का, उनके पेरेंट्स को लगता है कि हम किसी कारण से नहीं कर पाए, अपने बच्चों को हम इस विद्या से जोड़ें, तो उनको इस तरीके से आगे अपने बच्चों को लाना होगा। जी, जी, बिल्कुल, और बिल्कुल। जो दूसरा प्रश्न था कि आज की युवा पीढ़ी शास्त्रीय संगीत से भाग रही है या घबरा रही है, तो इसमें 80-20 का है। 80% युवा आज जुड़े हैं अच्छे गानों की तरफ। जितना पसंद आज के ऐसे यंग आर्टिस्ट को किया जा रहा है, वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में हो, हम जहाँ भी किसी कॉन्सर्ट में जाते हैं तो वहाँ भीड़, युवाओं की भीड़ होती है। जी, बड़े जी, बूढ़े तो जी। आते ही हैं, युवाएं नीचे बैठ जाते हैं, जहाँ आने जाने का रास्ता है वो वहाँ बैठ के सुनते हैं। जी, बिल्कुल। अब इसमें भी कारण क्या है कि अच्छी चीज परोसी जाए। आप जब अच्छी चीज परोसेंगे, शास्त्रीय संगीत के नाम पे कुछ भी सुना देंगे, कुछ भी दिखा देंगे। 3.5 घंटे का फिल्म बहुत बनता है, हर डायरेक्टर बनाते हैं, सारी फिल्म हिट नहीं करती है, उसमें वो बात होगी तब अट्रैक्ट होंगे लोग। तो सही चीज कहाँ मिलेगी, इसकी खोज करनी होगी आपको। जिस तरीके से वो चीज बनी है, जब वो उस तरीके से आप करेंगे, तब वो आपके अंदर आएगी। इसका कोई सरल माध्यम, कोई सरल रास्ता नहीं है कि शॉर्टकट की हाँ ऐसे किए फट से हो गया, वो ऐसे किए फट से हो। उसी तरह से साधना होगा आपको। कई सारे बच्चे बहुत प्रतिभाशाली होते हैं कि तुरंत कर लेते हैं, सब बच्चे एक जैसे भी नहीं होते, मगर उनको वो रूप, वो सुगंध, वो टेस्ट कराना होगा, तब जाके ये काम पूरा होगा। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। रिम्पा जी, अब हम समापन की तरफ चलते हैं। गुरुजी का गला जी, काफी गला बहुत ज़्यादा ही खराब है। हाँ जी, बैठा बिल्कुल। जा रहा है। हाँ, बहुत हाँ, बिल्कुल, बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझाया, दर्शकों को समझाया भई आपने। आवाज़ तो बिल्कुल ही आपकी बैठ गई है, लेकिन फिर भी एक एक गुज़ारिश है आपसे कि 2 लाइन कुछ भी हमारे दर्शकों को आप फिर से सुना दें अच्छा कि अच्छा। भाव विभोर कर दें, बिल्कुल मंत्रमुग्ध नहीं, कर भाव दें। विभोर। कि संगीत में क्योंकि संगीत ऐसा है ही, भाव है। बिल्कुल बिल्कुल। जी, मैं अपने माँ की सिखाई हुई एक बंदिश सुनाना चाहता हूँ आपको। पिताजी ज़रूर, की ज़रूर, सिखाई बंदिश तो आज तक गा रहे बिल्कुल हैं, भैया, अपनी बिल्कुल। माँ की सिखाई। क्योंकि पिताजी तो एक टाइम पे पूछते थे या सुनते थे, सिखाते थे। माँ का संगीत हमेशा चलता रहता था। वो खाना बना रही हैं या बर्तन धो रही हैं या मसाला पीस रही हैं, तब वो अपना कुछ न कुछ गुनगुनाती रहती थी। गुनगुनाते हैं। जी, उसी में बिल्कुल। से एक चीज मुझे याद आई है। जी। हम्म, आ, आ,
यमुना से जल भरने गांव की ग्वालिन जा रही थी और नटखट कृष्ण मटकी फोड़ने को आतुर है कि आज तो मटकी फोड़ के ही दम लेंगे। तो कवि क्या उस भाव को अपनी कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं? कंकर मोहे कंकर मोहे लागे जय नारे कंकर मोहे लागे जय नारे कंकर मोहे लाग जय नारे कंकर मोहे। कंकर लगने की मोहे डर नाहे कंकर। अब इसमें दूसरा भाव है, एक जो गांव की सखी हैं, ग्वालिन है, वो क्या कह रही हैं, उनकी भाव को। कंकर लगने की मोहे डर नाहे, हाँ मोहे डर नाहे कंकर लगने की मोहे डर नाहे। क्यों डर नहीं है? कंकड़ लगने की डर क्यों नहीं है? घड़िल मोरा घड़िल मोरा फूट जई है नारे घड़िल मोरा। मुझे कंकड़ लग जाए इसका कोई फर्क नहीं है, मेरे घड़े को न लग जाए कहीं। घड़िल मोरा फूट जई है नारे कंकर मोहे लाग जई है नारे। घड़िल फूटने की मोहे डर नाही, हाँ मोहे डर ना। अब ये सब स्वर है, अब इस तरीके से हम राग नहीं गा सकते। ये जो दादरा है, ये दादरा गायन शैली की विशेषता है कि इसको इस तरीके से स्वर को पिरोया जाए। घड़िल फूटने के घड़िल फूटने की मोहे डर नाही, चुनर मोरा चुनर मोरा भीग जई है नारे घड़िल मोरा फूट जई है नारे घड़िल मोरा फूट जई है नारे कंकड़ मोहे लाग जई है नारे। वाह वाह, बहुत ही अद्भुत अद्भुत, बहुत ही मतलब ऐसे आज की लग रहा है शाम कि सुरमई बन चलता गई। ही रहे। बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है कि बस चलता ही रहे, खत्म ही ना हो ये नहीं, शाम। संगीत विषय की चर्चा जहाँ होती है। बुलबुल जी आपका माइक म्यूट है। बिल्कुल म्यूट है। रिम्पा जी कार्यक्रम को अब समाप्त करते हैं, बिल्कुल। क्योंकि गुरुजी जी बिल्कुल। हाँ, काफी टायर्ड हो चुके हैं बुलबुल बोल कुछ बोल के। बोलना चाह रही थी, लेकिन शायद हाँ, उनका उनका नेटवर्क नेटवर्क, साथ नहीं हाँ। दे रहा आज बुलबुल जी का। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी कि आज आप बिल्कुल, आप हमारे सभी इस एपिसोड के लिए तैयार हुए हैं और हमारा सहयोग दे रहे हैं। ये आप लोगों का आशीर्वाद बस चाहिए बिल्कुल कि हम बहुत लोग और अच्छे अच्छे कलाकारों को जोड़ें और सही जो हमारा उद्देश्य है वो सब तक पहुंचे कि संगीत क्या है और संगीत के बारे में अच्छी अच्छी जानकारी अच्छे जनों से हम लोग दे सकें। बिल्कुल बिल्कुल
बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। बस अपना आप आशीर्वाद लोग इसी तरह हम अपनी लोगों पे बनाए आशीर्वाद, हाँ, रखें। बिल्कुल। बनाए रखें। बहुत उत्तम कार्य है आप लोगों का, और उत्तम कार्य में प्रभु साथ होते हैं। एक श्लोक याद आ रहा है, नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। मतलब जहाँ संगीत की चर्चा होती है, प्रभु का वास वहीं होता है। तो आप संगीत विषय के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं, तो प्रभु का सानिध्य तो आपके साथ ही है। तो कोई काम ऐसा नहीं है जो आपके करने से ना हो। बस ध्यान रखिए बस अपना आशीर्वाद संगीत की बनाए सेवा। रखें। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी बहुत के साथ हमारे तमाम श्रोता, तमाम दर्शक जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, शुरू से लगातार अभी तक बने हुए हैं, कई सारे तो ऐसे हैं कि लगातार 2 मिनट के लिए भी लीव नहीं हुआ उनका। मुकुंद कुमार जी शुरू से ही बने हुए हैं। संगीता रंजन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनोरंजन झा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। हम पॉप फाउंडेशन की तरफ से आपको शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी पूरी टीम आपका अभिनंदन करती है। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम हम समाप्त करेंगे, और आपके इसी तरह के सहयोग की अपेक्षा बनी रहेगी। हमारा अगला भाग जो आएगा कथक के लिए आएगा, तो हम चाहेंगे आप सभी हमारे साथ इसी तरह बने रहें, हमारा उत्साह वर्धन करें और अपना प्यार हमें दें। इसी के साथ आज का इस कार्यक्रम को हम खत्म करेंगे। आप सभी का विराम बहुत बहुत देंगे। धन्यवाद। विराम देंगे जी, जी। विराम हाँ देंगे। आप जी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी, धन्यवाद।